मंत्री और कई ऐसे लोग जिनको हम न्याय और राज्य का एक तरह से सिंबल चिन्ह मानते हैं, वो लोग लोकमंच से कहते हैं जिन लोगों ने पथराव किया या रामनवमी के जुलूस पे पत्थर मारा, उनके घर हम पत्थर के ढेर कर देंगे। तो वो जो बुलडोजर राज, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, बुलडोजर चाचा, ये करके जो मुख्यमंत्री जो है वो प्रसिद्ध हो गए हैं, तो वो लोकमंच से कहते हैं कि जो लोग औरंगजेब के मानने वाले हैं उनको हम बुलडोजर से सजा देंगे। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री से कहा था 2002 में कि राजधर्म का पालन करो, क्योंकि शासक के लिए प्रजा प्रजा में अंतर नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न सांप्रदाय के आधार पर। मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, मैंने शबनम हाशमी साहिबा से पूछा कि मार्जिनलाइजेशन यानी सीमांतकरण और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इसके बाद जो लोग जिन विषयों पे बोल रहे हैं, ये उसका जमाजोड़ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं इसमें ऐसा क्या नया बोलूं जो क्या वो मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव क्या है जो बुलडोजर राज नहीं है, जो मॉब लिंचिंग नहीं है, जो मीडिया नैरेटिव नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि ये उस सब का जमाजोड़ है। तो उन सब विषयों पे मैं थोड़ा थोड़ा एक 2 मिनट वक्त लूंगा, और मैं अपने जो केस में जो न्यायालय के सामने लेके जाता हूँ, बहस करता हूँ, उनके अनुभव से एक आध मैं उदाहरण लूंगा। तो भेदभाव और सीमांतकरण जिस चीज में नजर आता है वो तब है जब कोई अल्पसंख्यक संप्रदाय, समुदाय का कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से संपर्क में आता है। तो उसमें उस व्यक्ति का क्या अनुभव है, वो है भेदभाव। उसमें झलकेगा भेदभाव, उसमें झलकेगा सीमांतकरण कि वो है क्या। तो उसका मैं एक उदाहरण लूंगा खम्बट गुजरात से। तो खम्बट गुजरात में जैसे कि बल्कि जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि रामनवमी पे एक जुलूस निकला, तो उसका पहला जो संपर्क है वो जुलूस है कि उस जुलूस को पहले अनुमति दी जाती है प्रशासन द्वारा कि वो मुस्लिम इलाकों से होकर निकले, क्योंकि कानून के तहत आपको अनुमति मांगनी होती है पुलिस से, प्रशासन से किसी भी जुलूस के लिए। तो उस जुलूस की जो अनुमति दी जाती है, तो उसका जो रूट सेट किया जाता है, जो रास्ता सेट किया जाता है, वो मुसलमान इलाकों से होकर निकलेगा। तो पहला संपर्क जो है उस अल्पसंख्यक का वो इसके साथ है कि वो प्रशासन इस बात की अनुमति देता है कि रामनवमी का जुलूस जो है वो जो मुस्लिम गेटो है उससे होकर निकले। उसके बाद फिर उसमें 2 FIR की जाती हैं। जो हुआ, मतलब मैं क्योंकि वकील हूं तो इसलिए मैं कागज से बता रहा हूं कि 2 FIR की जाती हैं जो वारदात जो वहां पे पेश आई उसको लेकर। एक FIR हिंदू पक्ष करता है, एक FIR मुस्लिम पक्ष करता है। हिंदू पक्ष ये FIR करता है कि हम एक शांतिपूर्वक जुलूस लेकर जा रहे थे, हम पर पथराव शुरू हो गया, कई लोगों को चोट लगी और इसलिए हम FIR करा रहे हैं। और उस FIR में नामजद हैं 61 लोग, नाम, उर्फियत, बाप का नाम, पता। तो जो लोग पथराव कर रहे हैं उसमें से 61 लोगों के नाम वो शिकायतकर्ता ने पुलिस को में दर्ज करा है कि ये 61 लोग हैं, इनकी ये उर्फियत है, ये इनकी वल्दियत है, ये इनका पता है, जो हम पे पत्थर मार रहे थे। जो मुस्लिम पक्ष से FIR होती है वो FIR कहती है कि हमारे लोगों ने, और उसमें वो 10 नाम देती है मुसलमान व्यक्तियों के, इन लोगों ने बगैर किसी प्रोवोकेशन, बगैर किसी उकसाए जाने के एक रामनवमी के शांतिपूर्वक प्रोसेशन पे पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिसकी प्रतिक्रिया में उस तरफ से कुछ हिंसा हुई। तो उन हिंसाकर्ता जो कि अज्ञात हैं उनके खिलाफ हम शिकायत करने आए हैं। तो आप ये सोचिए कि जो दो पक्षों से जो लोग शिकायत करने जा रहे हैं, उनका जो कथन है
उसमें इतना फर्क कि एक पक्ष कह रहा है कि हमारी गलती थी, हमारे लोगों की गलती थी, ये वो लोग हैं जिनकी गलती थी, इन्होंने पत्थर मारे, बेचारे उधर उस तरह से कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया की, हमें नहीं पता वो लोग कौन है, आप पता कीजिए। तो वो इकबालनामा ज्यादा है, वो शिकायत कम है। और दूसरी शिकायत यह है कि ये 61 लोग हैं, और जो वहां के लोग, जो खंबट के लोगों ने मुझे आके बताया, जो हमने न्यायालय के सामने भी रखा था, वो ये था कि जिसने जाकर शिकायत की कि हमारे जान माल को किसी तरह का नुकसान पहुंचा उस मारपीट दंगे में जो उसके बाद हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ आइए बैठिए, बताइए आपका क्या नाम है, आपकी क्या वल्दियत है, क्या पता है, क्या नुकसान हुआ आपको, ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। और वो सारे नाम उसके बाद फिर उस एफआईआर में नामजद हो जाते हैं जो पथराव के लिए है। तो ये पुलिस में जब आप शिकायत करने जाते हैं, वो उस अल्पसंख्यक का न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था के साथ संपर्क का दूसरा अनुभव है। तीसरा अनुभव उसका है जब प्रशासन, और प्रशासन ही नहीं बल्कि मंत्री और कई ऐसे लोग जिनको हम न्याय और राज्य का एक तरह से सिंबल, चिन्ह मानते हैं, वो लोग लोकमंच से कहते हैं कि जिन लोगों ने पथराव किया या रामनवमी के जुलूस पे पत्थर मारा, उनके घर हम पत्थर के ढेर कर देंगे। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा था, ये न्यूज रिपोर्ट्स हमने न्यायालय के सामने भी लगाई थी, और ये सब मामले मैं भी कहूंगा कि न्यायालय के सामने लंबित है। तो मैं अपना कथन अपने पक्ष का कथन बता रहा हूं उसमें। तो उसके बाद फिर वो लोग जिनके नाम अब उस एफआईआर में आ गए, वो नामजद हो गए, फिर उनके घर, मकान, दुकान का डिमोलिशन होता है। तो वो जो बुलडोजर राज, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, बुलडोजर चाचा, ये करके जो मुख्यमंत्री जो है वो प्रसिद्ध हो गए हैं, तो वो लोग मंच से कहते हैं कि जो लोग औरंगजेब के मानने वाले हैं, उनको हम बुलडोजर से सजा देंगे। तो ये फिर अगला जो अनुभव उस अल्पसंख्यक का है कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के साथ, वो तब है जब बुलडोजर आता है और कहता है कि तुम्हारा घर, तुम्हारा मकान जो है वो अनऑथराइज्ड है, उसमें कोई प्लान नहीं पास हुआ, और इसका हमने तुमको 10 दिन पहले नोटिस तुम्हारे दरवाजे पे चिपका के तुम्हें इत्तला दे दी थी, और अब उस कार्रवाई के तहत हम आए हैं आज, और फौरन डिमोलिश किया जाता है। तो ये उसका तीसरा अनुभव है न्याय व्यवस्था के साथ। तो मंगलवार को उच्चतम न्यायालय जो है वो कुछ गाइडलाइंस पास करने के लिए एक तारीख है कि बुलडोजर राज को प्रिवेंट करने के लिए क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं, क्या कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती जो है न्यायालय के सामने, वो ये है कि भारत में एक बहुत बड़ा जो मकानों का, दुकानों का, हमारे आवासों का जो एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, वो गैर कानूनी है। तो चुनौती ये है कि आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि जो एक्शन हुआ बुलडोजर का, वो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि ये भी दिखाइए कि और आसपास जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस थे उनको छोड़कर इसको टारगेट किया गया, और इस टारगेटिंग का ये बैकग्राउंड है। तो वो एक चुनौती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं अभी न्यायालय के सामने कि हम ये ऑर्डर पास करा दें कि भाई 10 दिन पहले आपको प्रकाशन से, अखबार में, इश्तेहार से आपको इत्तला दी जाएगी कि डिमोलिशन होना है। लेकिन उसके अलावा अनऑथराइज्ड और ऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शंस और जो उसकी परसेंटेज है, वो एक प्रॉब्लम है कि डिस्क्रिमिनेट, अगेन मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि आपको जो सिंगल आउट किया जाता है फॉर दिस एक्शन, वो कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो वो देखिए कि क्या गाइडलाइंस आती हैं। तो ये उसका अब चौथा अनुभव है न्याय प्रक्रिया के साथ, कि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, जहां तक मेरा इल्म है, और भी राज्यों में हो सकता है, अब एक अधिनियम पारित किए गए हैं जो लोक और निजी संपत्ति हानि वसूली अधिनियम के नाम से
पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ डैमेजेस एक्ट करके जो कानून आए हैं, तो उनके अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाएगी और वो लोग जो उन एफआईआर में नामजद हैं और जो अभियुक्त हैं, जो मुल्जिम हैं किसी भी तरह की सामाजिक हिंसा के, जिसमें किसी भी लोक संपत्ति या निजी संपत्ति को हानि पहुंचती है, उस हानि का खामियाजा जो है, जो उसका कॉम्पनसेशन है, जो उसका उसके जो डैमेजेस हैं, वो उनसे वसूल किया जा सकता है। तो अब वो व्यक्ति जो गया था शिकायतकर्ता के तौर पे, वो उसकी एफआईआर होती है ये कहते हुए कि वो अभियुक्त है, उसकी एफआईआर में इकबालिया बयान लिखा जाता है, उसका नाम दूसरे पक्षी एफआईआर में आ जाता है, उसका घर डिमोलिश किया जाता है और उसके घर डिमोलिश करने का जो कॉम्पनसेशन है और जो जितना भी वहां पर जो क्षति हुई, हानि हुई, वो उससे वसूल किया जाता है। तो उसी तरह हम मॉब लिंचिंग में भी देखते हैं कि जो लिंच हुआ, जो विक्टिम है, उसकी एफआईआर के बजाय, और ये भी एक मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है कि उसकी एफआईआर के बजाय एफआईआर की जाती है गौ संरक्षण अधिनियम के तहत कि ये स्मगलिंग कर रहे थे या काउ स्लॉटर, इलीगल काउ स्लॉटर कर रहे थे। तो जो अनुभव उस अल्पसंख्यक का कानून व्यवस्था से है वो ये है कि जब भी वो कानून व्यवस्था के संपर्क में आता है तो जिस चीज के लिए वो जाता है वो होने के बजाय किसी न किसी तरह उसको हानि ही होती है। और ये सबसे बड़ा नुकसान है जो हो सकता है कम्युनल हार्मनी के लिए, कि किसी भी संप्रदाय, किसी भी गुट का न्याय व्यवस्था पे से विश्वास उठ जाए, क्योंकि उससे फिर आप अपने आप को न्याय व्यवस्था के बाहर मानने लगते हैं, क्योंकि आपको न्याय व्यवस्था से न्याय नहीं मिलेगा तो आपको फिर न्याय के दूसरे रास्ते तलाश करने पड़ते हैं। वो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चिंता का विषय है वो ये है, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो बुलडोजर राज हो, पर इन सब में के राज्य प्रशासन और वो लोग जो शासक की स्थिति में हैं, वो जब राजधर्म का पालन ना करें तो उससे अल्पसंख्यक व्यक्तियों का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाने का खतरा है। और इसमें जॉन जी ने कहा कि वाजपेयी जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक वो एक ही कड़ी है। तो उसमें मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री से कहा था 2002 में कि राजधर्म का पालन करो, क्योंकि शासक के लिए प्रजा प्रजा में अंतर नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न सांप्रदाय के आधार पर। तो ये दरअसल जो आज जरूरत है वो ये है कि ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस भारतीय जनता पार्टी के और किसी भी पार्टी के जो कहीं भी पावर में हैं, वो ये ख्याल रखें कि आप किसी भी पॉलिटिक्स से, किसी भी राजनीति से, सांप्रदायिक या आप पावर में, सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद एक शासक के तौर पे आपकी जो जिम्मेदारी है, आपका जो दायित्व है, उसको ना भूलें, अपने राजधर्म को ना भूलें।